हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस डिकोड। क्या होगा अगर आपके घर पे 12 घंटे के अंदर अंदर फ्रेश सब्जियां अवेलेबल हों, एक मिनिमल प्राइस पे डायरेक्ट एक अच्छी क्वालिटी की सब्जियां टाइमली बेसिस पे यानी 12 घंटे के अंदर अवेलेबल हो, तो कितना कन्वीनियंस और कितना अच्छा होगा। आज हम ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में यानी 17 मई 2025 को अनाउंस किया गया कि अब ये बंद हो रहा है, ये शट डाउन हो रहा है। आखिर में ये स्टार्टअप बंद क्यों हुआ, क्या रीजंस थे और इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या था, हम इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। आज हम जिस बिजनेस मॉडल का डिस्कशन करने वाले वो है ओटीपी। ओटीपी एक गुरुग्राम के वरुण खुराना थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था 2020 में। क्रो फार्म के नाम से इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्रो फार्म के बाद ओटीपी को लाया, यानी ओटीपी के नाम से मार्केट में लेके आए। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड था जहां पर आपको फूड हुआ, फ्रूट्स, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे 12 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी देता था। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था। इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या था, यानी पूरी वैल्यू चेन क्या थी, इसको हम समझते हैं। तो ओटीपी काम कैसे करता था? सबसे पहले वो फार्मर्स से कनेक्ट करता था, जो भी हमारे गांव के खेत के फार्मर्स हैं उनसे कनेक्ट करता था। पहले क्या होता था कि फार्मर्स से कनेक्ट करके ये डायरेक्ट अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाता था, यानी कस्टमर्स तक पहुंचाता था। उसके बाद इसने बीच में ऐड किया रिसेलर्स को। अब रिसेलर्स कौन होते थे? बेसिकली ये रिसेलर्स और भी लोग होते थे, मगर यहाँ पर रिसेलर्स जो औरतें घर की काम करती हैं, गांव की औरतें होती हैं, वो होती थी। ये क्या करती थी, एक ग्रुप के थ्रू कस्टमर्स को जोड़ती थी। तो पूरी सब्जियां ये जो कस्टमर्स, ये रिसेलर्स जोड़े रहते थे, उनके थ्रू ये क्या करता था, फार्मर्स से सब्जियां लेके अपने कस्टमर्स को पहुंचाता था। यानी कि ये B2B मॉडल था, बिजनेस टू बिजनेस देन कंज्यूमर तक का ये पूरा मॉडल था। तो ये पूरा ओटीपी ऐसे काम करता था। यहां पर दो लोगों को फायदा होता था। हम कंज्यूमर्स को बेसिकली ये फायदा होता था कि हमें फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती थी, मगर यहां पर दो लोग जो हमारे किसान होते हैं, दूसरा हमारे जो घर में औरतें छोटी छोटी उनको भी काफी मददगार मिलता था। अब किसान की जो सब्जियां बाहर मार्केट में बेचने जाते हैं, उनको काफी टाइम ट्रैवलिंग चार्जेस होते हैं, उसके बाद रात हो जाती है तो वो सब्जियां उन्हें सस्ते दामों में बेचनी पड़ती हैं। लेकिन ओटीपी आने के बाद उनकी सब्जियां इकट्ठे पूरी बिक जाती थी, इतना मेहनत नहीं लगता था, उनकी सब्जियां कम दामों में नहीं बिकती थी। तो ये काफी किसानों को भी फायदा हो गया था। अब इसकी फंडिंग कैसे हुई, कैसे कैसे फंडिंग हुई, कौन कौन फंडिंग किया, ये बहुत जरूरी पार्ट है जाने का। कोई भी स्टार्टअप होता है तो फंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यहां पर 44 मिलियन के अप्रॉक्स फंडिंग की थी और इसको सबसे ज्यादा जो हेल्प किया था वो ज्वाइंट वेंचर हेल्प किया था वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने, वेंचर कैपिटल ने इसने हेल्प किया था। वेस्ट ब्रिज कैपिटल में SIG ने भी हेल्प किया था, ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है। तो ये लोगों ने इस स्टार्टअप को हेल्प किया था 44 मिलियन अप्रॉक्स देके। फिर इन्होंने अप्रोक्स को मतलब टारगेट किया था कि इनको जो भी फंडिंग मिली थी कि हम 10,000 ऑर्डर हर दिन टारगेट करेंगे। बीच में 2020 में कोरोना आया। कोरोना में ओटीपी ने काफी फायदा उठाया। फायदा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे टाइम पे इसने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी यूज की। काफी ज्यादा बूम पे गया था ओटीपी, काफी ज्यादा नाम हो गया था, बहुत कस्टमर्स ऐड हो गए थे, रिटेन हो रहे थे कस्टमर्स, और ओटीपी ने बहुत प्रॉफिट कमाया था कोरोना के टाइम में। 2020 फिर उसका कोरोना खत्म हुआ, फिर भी ओटीपी अपना पैर बना के रखा रहा। फिर जाके 2023 में भी काफी अच्छी उसने रेवेन्यू जनरेट की। हम देखें तो 2023 में अप्रॉक्स अच्छी खासी रेवेन्यू इसने जनरेट की थी। 2024 ने भी इसमें रेवेन्यू जनरेट की थी, काफ़ी कुछ इसमें जनरेट कर लिया। मतलब कोरोना में इन्होंने काफ़ी अपना बना लिया था, उसके बाद भी इन्होंने गेयर अप पकड़ा था। लेकिन इनके प्रॉफिट तो हो रहा था, मतलब कह सकते हैं, लेकिन इनका बर्न, मतलब कह सकते हैं कि बर्न रेट इंक्रीज हो रहा था। अब ये बर्न रेट होती क्या है? आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो खराब हो रहे हैं। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कहीं ना कहीं चीज़ें जा भी रही हैं। इनका जो कन्वीनियंस कॉस्ट है, यानी कि जो सब्जियां जो पहुंचाते हैं घर तक, वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा पैसे जाता है। और सब्जियों में बेसिकली मार्जिन थोड़ा कम होता है, तो इनकी प्रॉफिट भी इन चक्करों में थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। तो रेवेन्यू तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बर्न रेट इनकी हाई हो रही थी, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट इनको हाई पड़ रही थी। ये तो ओवरऑल इनका पूरा फंडिंग गेम था। लेकिन इतना अच्छा स्टार्टअप, इतनी अच्छी डिमांड, इतने कस्टमर्स, इतना सब कुछ, फंडिंग भी मिल गई, इतनी बड़ी फंडिंग मिली, इन्होंने टारगेट किया, सब कुछ अच्छा चला था। आखिर में गलत कहाँ हुआ? ये स्टार्टअप बंद होने की कगार पे आखिर में आया कब और क्यों आया, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इनके पास कैश जो रिजर्व था वो ड्राइड अप हो गया था। ड्राइड अप यानी कि खत्म हो चुका था। आप जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो एटलीस्ट
1 साल का आपके पास पैसा होना चाहिए रिजर्व में, जो कि इस स्टार्टअप के पास नहीं था। ये सबसे बड़ा इनका कहीं ना कहीं एक फॉल्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप स्टार्टअप यूज करो कि आपके पास 1 साल का कैश रिजर्व होना चाहिए। फिर उसके बाद जो इनका जो कह सकते कस्टमर रिटेंशन था, वो बड़ा इनको कॉस्ट हाई पड़ रहा था। कैसे हाई पड़ रहा था? जैसे कि आपको एक कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए इनको काफी ज्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ रहे थे, पैम्पलेट्स देने पड़ रहे थे, रोड्स पे आप देखोगे ओटीपी के बहुत एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे थे, तो इस पे इनको काफी ज्यादा हाई पड़ रहा था। और वो जो कस्टमर्स आ रहे थे वो रिटेन भी नहीं हो रहे थे, वन टाइम कस्टमर्स बन रहे थे, वो रिटेन ही नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद इनका जो डिलीवरी मॉडल था वो कहीं ना कहीं अब नहीं चल रहा था, जो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे चल रहा था। ऑपरेशनल इनसफिशिएंसी थी इनकी, डिलीवरी मॉडल कहीं ना कहीं रूट में इनके फॉल्ट था, थोड़ा स्लो था डिलीवरी मॉडल, रूट में कहीं ना कहीं फॉल्ट था, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इन्होंने वेंडर को, क्योंकि लॉस होने लगा, मार्जिन ज्यादा नहीं था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बर्न आउट हो रहा था इनका सारा प्रॉफिट, तो इनकी सैलरी डिले होने लगी। जो वेंडर्स थे उनकी सैलरी डिले करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन गिरने लगा। और उसके बाद 10 मिलियन की फंडिंग इनकी फेल हो गई थी। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें थी जो कि गलत हुई थी, तभी जाके स्टार्टअप बंद हुआ था। अब इसमें ये तो फाइनल ब्लो, यानी कि स्टार्टअप किस कगार पे, कहते हैं ना कि एक यहां तक हम चल रहे हैं, एक बेंचमार्क तक है, लेकिन एकदम किनारे पे अगर आप आ जाते हो, जो कि एकदम गिरने की कगार पे हो जाते हो, वो क्या सिचुएशन थी, वो कैसे आ गई स्टार्टअप में कि फाइनली सीईओ ने ये बोल दिया कि भाई अब हम अपना ओटीपी, अपना स्टार्टअप बंद कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? सबसे पहले इनकी जो लास्ट फंडिंग थी वो सबसे बड़ा था कि इन्हें लगा कि हम लास्ट फंडिंग ले लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, वही सबसे बड़ा फेलियर बन गया। और यहां पर अप्रॉक्स 300 एम्प्लॉयज को निकालने का अनाउंसमेंट हो गया। हुआ ये कि 10 मिलियन का इन्होंने फंडिंग मांगा, क्योंकि इनका बिजनेस जा रहा था ठप और दिख भी नहीं रहा था इन्वेस्टर्स को कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनकी रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट भी ऑपरेशनल, इनके पास कैश भी नहीं बचा है, तो इन्वेस्टर्स ने 10 मिलियन देने को मना कर दिया। अब इनके पास ना कैश रिजर्व था, ना इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे, तो इनके पास अब पैसा नहीं था। तो सीईओ ने यहाँ के अनाउंस किया 17 मई को कि अब हम ओटीपी यानी ये स्टार्टअप बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 300 अप्रॉक्स एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा झटका था। तो ये ओवरऑल इस तरह से स्टार्टअप बंद हुआ, इनका लास्ट फंडिंग राउंड फेल हो गया। अब यहां पर ओटीपी बंद क्यों हुआ? हमने पहले भी चर्चा की कि ओटीपी बंद हो गया, लेकिन ओटीपी को कॉम्पिटिट कौन कर दिया मार्केट में? मानते हैं कि इनके पास फंड खत्म हो गया, इनका लास्ट फंडिंग चला गया, लेकिन कस्टमर्स रिटेन क्यों नहीं हो रहे थे? आखिर में कोरोना में इतने कस्टमर्स रिटेन हो रहे हैं, इतने कस्टमर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अब क्यों नहीं कस्टमर्स रिटेन हो रहे हैं? उसका सबसे पहला रीजन था फास्ट डिलीवरी। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन, हर कोई मार्केट में आ चुका है जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम 5 मिनट में, हम 10 मिनट में आपको डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे दे देंगे, जो कि ओटीपी ने इसको नहीं अपनाया। वो 12 घंटे के अंदर डिलीवरी देता था। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी 5 मिनट में मिल जा रहा है, तो लोग उसी चीज के पीछे जाएंगे। तो ये कॉम्पिटिटर्स ओटीपी के आगे बहुत ज्यादा आके एक पिलर की तरह खड़े हो गए थे। ओटीपी का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो था वो लोगों को नहीं उतना भा रहा था जितना इजी इनको जोमेटो पड़ रहा था, इनको स्विगी मार्ट पड़ रहा था। तो लोगों ने कस्टमर लॉयल्टी तो शिफ्ट हुई, नो डाउट ओटीपी कस्टमर लॉयल्टी था, लेकिन लोगों को टाइम भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दिखने लगा था। उसके बाद अब चेन कहां पर ब्रेक हुई ओटीपी की? अब चेन यहां पर ये कि टेक ग्लिचेस आने लगे। इनके जो रूट थे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, रूटिंग स्लो थी थोड़ी रूटिंग इनकी। फिर उसके बाद यहां पर इनकी ज्यादातर जो डिपेंडेंसी थी वो रीसेलर्स पे आने लगी ऑर्डर वॉल्यूम के लिए। इनका खुद का नहीं था कि हम ऐप किए, रीसेलर्स, भाई रीसेलर्स काम करेंगे तभी ऑर्डर्स आएंगे। इनकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रीसेलर्स पे थी, रीसेलर्स नहीं काम कर रहे थे तो इनके वॉल्यूम बंद हो गए। और इनकी जो लॉजिस्टिक थी वो पीक पे, मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो लॉजिस्टिक थी वो बहुत अच्छी लॉजिस्टिक नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन था कि इनकी चेन यहां पर ब्रेक हुई थी। अब ये तो हमने बात की स्टार्टअप की, ओटीपी की। ये एक ऐसा मॉडल था जहां हमें डोर स्टेप पे सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। उसके कॉम्पिटिट में जोमेटो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट आके खड़े हो गए, ज़ेप्टो आके खड़े हो गए। अब ये जब खड़े हो गए तो अब इंडस्ट्री में क्या होने वाला? ओटीपी तो बंद हो गया, तो अब इंडस्ट्री में क्या होगा? इंडस्ट्री को हम देखें तो क्विक कॉमर्स अब डोमिनेट करेगा मार्केट पे, यानी 5 मिनट में सब कुछ हमारे डोर पे अवेलेबल है, ऐसा कह सकते हैं ये डोमिनेट करने वाला है मार्केट पे। लेकिन यहां पर एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ गए हैं। इंस्टामार्ट आ गया, जोमेटो आ गया,
Amazon आ गया, बहुत सारे, अब प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो ये प्लेयर्स बढ़ रहे हैं यहां पर, अब हर प्लेयर तो मार्केट में नहीं चल पाएगा, तो कहीं ना कहीं मर्ज होना शुरू होगा, कोई किसी को एक्वायर कर लेगा, कुछ मर्ज हो जाएंगे, ये चीजें होंगी। यहां पर जैसे कि जोमेटो ने ब्लिंकिट को कर लिया, वैसे ही धीरे धीरे मर्ज होंगे और 2-3 प्लेयर्स होंगे जो कि मार्केट में चलेंगे। अब हमें सबसे जरूरी बात है कि लोगों की जरूरत के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ, हमें टाइम का भी अब खेल है यहां पर। अगर आप स्टार्टअप ऐसा कुछ शुरू करना चाह रहे हो तो टाइम को भी ध्यान देखो। आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आई एग्री, आपकी हर चीज अच्छी है, मगर अब आपको लॉयल्टी के साथ साथ टाइम को भी लेके चलना पड़ेगा। ये ओटीपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेलियर का, कि वो नहीं उस स्पीड से कर पाए जितना जोमेटो जिप्टो कर लिए। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो ओटीपी था, इससे हमने क्या सीखा, इस स्टार्टअप के बंद होने से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमेशा हमें फंड अपने पास रखना चाहिए, हमें सिर्फ इन्वेस्टर्स पे भरोसा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर बेंचमार्क, आप एकदम कगार पे बंद होने के आ जाओगे। आपके पास 1 साल की अप्रॉक्स कैश रिजर्व होना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई करो, जब आप कस्टमर्स बना रहे हो तो अलग अलग चैनल पे, जैसे आप एडवर्टीजमेंट भी करो, आप कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को भी लाओ, पैम्पलेट्स भी डालो, हर जगह से आप सिर्फ एक चैनल पे एडवर्टीजमेंट, एक चैनल पे डिपेंड होकर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी, क्योंकि बहुत प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं और बहुत कंपटीशन है। फिर उसके बाद अपने ऑपरेशंस को स्ट्रांग बनाओ। स्टार्टअप करने से पहले सबसे पहले अपने ऑपरेशंस को स्ट्रांग बनाओ। ओटीपी ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि उसने स्टार्टअप तो कर दिया बट अपने ऑपरेशंस को स्ट्रांग नहीं बनाया। आप अपने ऑपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाओ, तभी आप जाकर स्टार्टअप स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये ऑपरेशन नहीं चलेगा, अगर आपके लॉजिस्टिक नहीं अच्छे हैं, तो आपका सारा स्टार्टअप बंद हो जाएगा, प्रॉफिट बर्न होने लगेगा। और मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है। जिस तरह से ओटीपी ने बहुत स्लोली देखा कि बहुत स्लोली चला, वो ब्लिंकिट ज़ेप्टो आ चुके थे और ओटीपी वहीं बैठा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको हुआ। तो जिस तरह से मार्केट शिफ्ट हो रहा है, आपको भी तुरंत शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के कंपटीशन में बने रहोगे। तो ये तो हम ओटीपी जैसे फेलियर स्टार्टअप के बारे में हम जाने। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले कि अगर ये मॉडल अगर हम चेंज कर देते, सपोज जब ये ओटीपी गिर रहा था, जब इसकी रेवेन्यू गिर रही थी, इसका प्रॉफिट बर्न हो रहा था, तो अगर हम इसको चेंज कर देते तो क्या ये आगे काम करता, और हम चेंज करते तो क्या चेंज करते? तो डेफिनेटली अगर हम इस ओटीपी ने अगर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की होती तो डेफिनेटली ये काम करता। क्या आपको ओटीपी को क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए थी? सबसे पहले ओटीपी को अपना एडवर्टीजमेंट स्टाइल चेंज करना चाहिए था। दूसरी चीज़, उनको कैश रिजर्व रखना चाहिए था। और तीसरी चीज़ ये है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके पास जो कह सकते हैं कि अगर हमें ये करना होता स्टार्टअप, तो हम किस तरह से डिफरेंटली काम करते। तो सबसे पहले जैसे ही हम फंडिंग राउंड के लिए जाते, जब हमें पता चलता कि हमारा बिजनेस अब गिर रहा है, अब हम नहीं आएंगे, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी चेंज करते। हम स्ट्रैटेजी चेंज करने में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, एटलीस्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसकी डिलीवरी हम फास्ट कर देते, सब्जियों की थोड़ी स्लो करते, कुछ तो हम फास्ट करते। यानी फंडिंग राउंड से पहले हम खुद को संभालते और सबसे पहले टाइम को ध्यान में रखते और टाइम को फास्ट करते, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप बच सकता था। ये मेरी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है? ओटीपी में क्या ऐसा होता है स्टार्टअप में कि ये बच जाता, ये बंद नहीं होता? आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो ये तो आज का था बिजनेस मॉडल। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और अच्छे स्टार्टअप के साथ। थैंक यू।